नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट एंड करंट टॉपिक है। दरअसल बीते माह की 30 सितंबर को भारत के महान्यायवादी का पद का कार्यकाल पूरा हो रहा था। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को नया चुना जाना था जो कि भारत के अटॉर्नी का पद संभाल सके। भारत सरकार ने जिस नाम की रिकमेंडेशन की वो नाम था मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी भारत के वरिष्ठ कानूनी अधिकारी हैं, लेकिन जब भारत सरकार ने इन्हें यह पद आमंत्रित किया कि आप इस पद को सुशोभित कीजिए, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पद को धारण करने योग्य नहीं हूँ, स्वास्थ्य कारणों से या अन्य किसी कारणों से। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं महान्यायवादी के बारे में। तो आर्टिकल 76 के भीतर भारत के महान्यायवादी के बारे में सभी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, उनके वेतन संबंधित, उनके कार्य संबंधित, उनके नियुक्ति संबंधित और उनके अन्य अधिकार जो कि उन्हें महान्यायवादी होने के नाते प्राप्त होते हैं, उन सभी के बारे में आर्टिकल 76 बहुत ही विस्तार से बताता है। लेकिन विवाद ये रहा कि इतने बड़े पोस्ट, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी का पोस्ट धारण न करने के पीछे रीजन क्या रहा और इसके पहले कौन से व्यक्ति 30 सितंबर 2022 तक कौन व्यक्ति इस पद पर आसीन थे। तो 30 सितंबर 2020 तक जो इस पद को सुशोभित कर रहे थे वो थे आपके के वेणुगोपाल। और अभी जो नए व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने इन्हें आमंत्रित किया था वो है मुकुल रोहतगी। और अभी करंट में इनके डिनाई करने के बाद, अगर अटॉर्नी जनरल के पोस्ट को डिनाई करने के बाद जो व्यक्ति करंट में हैं वो हैं आर वेंकट रमन। महान्यायवादी के बारे में चर्चा हो रही है तो इनके बारे में बेसिक से लेके सभी बातें जान लेंगे बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत कुछ बताने लायक इसमें नहीं है। जो हमें जानने योग्य है उन सभी के बारे में बात कर लेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके बारे में आने वाले हैं जो कि आपको जानने योग्य हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो कि आर्टिकल 76 के तहत सारी बातें इनके बारे में कही गई हैं। कार्यकाल या इनके सबसे पहले ये देखिए कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो जो इनकी नियुक्ति होने वाली है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा भारत का राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? वो करेंगे मंत्री परिषद, यानी कि बात हो रही है केंद्रीय मंत्री परिषद की, संसद की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति इन्हें अपने पोस्ट पर नियुक्त करेंगे। लेकिन नियुक्ति के साथ साथ इनकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होने चाहिए और इन्हें ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों का एक्सपीरियंस इन्हें होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होने चाहिए। तभी राष्ट्रपति इन्हें उनकी योग्यता के अनुसार इस पद पर नियुक्ति देंगे। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इनको अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। दरअसल क्या होता है कि व्यवहारिकता में, या जो हमारे यहाँ अभी परंपरा चली आ रही है इस पद को लेके, एक व्यक्ति जो कि महान्यायवादी का पद धारण करता है वह न्यूनतम 3 वर्ष के लिए अपने पद पर रहता है। लेकिन चूंकि ही होल्ड हिज पोस्ट इन द बिहाफ ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर अपना पद धारण कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक ये अपने पद पर सेवाएं दे पाएंगे। जिस दिन राष्ट्रपति ये चाहेंगे कि नहीं, इनके जगह कोई और व्यक्ति आना चाहिए, उसी दिन से इनकी सेवा समाप्त हो सकती है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जब तक मैं चाहूँगा आप तब तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, हालांकि इस पर विवाद भी है कि इन चीज़ों पर राष्ट्रपति को इस प्रकार के अधिकार नहीं होने चाहिए। उस विवाद में भी न जाके सिर्फ और सिर्फ अभी हम कांस्टेंट रहेंगे भारत के न्यायवादी महान्यायवादी के लिए। कम से कम 3 वर्षों के लिए व्यवहार में रहते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्य अगर देख लें तो कार्य सबसे मतलब यह है कि भारत का महान्यायवादी का सेंस यह है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, जो कि भारत सरकार के पक्ष में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्चतम न्यायालय हो, क्षेत्रीय न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी अगर किसी प्रकार का मुकदमा होता है, किसी प्रकार का भारत सरकार के विपक्ष मुकदमा होता है, तो उनकी सुनवाई करना, उनके पक्ष में
उनकी सुनवाई करना, जिरह करना और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना। सरकार की ओर से एक व्यक्ति जो नियुक्त है वह है भारत का महान्यायवादी। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी कार्य करते समय एकमात्र यही काम नहीं है कि वो अपने कानूनी दायित्वों को निभाएंगे, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए समय समय पर सभी कार्यों को संपूर्ण रूप से प्रतिपादित करेंगे या उसे निष्पादित करेंगे, जो कि भारत सरकार के पक्ष में होगा। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पक्ष में ही जिरह कर सकते हैं। भारत सरकार के पक्ष में जिरह करने का मतलब यह है, जैसे आपने केसेस सुने होंगे कि केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, या LIC बनाम भारत सरकार। तो जिस भी बनाम या वर्सेस भारत सरकार होगा उसके पक्ष में भारत सरकार की ओर से जिरह जो करेंगे वो होंगे भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी होने का सेंस ये नहीं है कि वो दौड़ दौड़ के हर जगह पे जाएंगे और अपना कार्य करेंगे, हर जगह भारत सरकार के पक्ष रखेंगे। भारत सरकार के महान्यायवादी के लिए उसे अपने पद के ठीक ठाक, या उसको क्या कह सकते हैं कि उसे बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए उनके सहायक भी होते हैं, जो कि उनकी अनुपस्थिति में अपना कार्य का दायित्व निर्वहन करते हैं भारत सरकार के महान्यायवादी के बिहाफ पे। मतलब यह है कि भारत सरकार का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए उसके सहायक के रूप में उसके सहायक अलग अलग जगहों पे भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति यह कार्य करेगा, भारत सरकार के लिए कानूनी जिरह करेगा, और भारत सरकार अगर कोई कानूनी सलाह मांगती है किसी विषय पर, कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू जैसे 370 का इशू था, तो उसके बारे में अगर भारत सरकार इनसे सलाह मांगती है तो कानूनी सलाह देने का जो प्रथम योग्य व्यक्ति है वो भारत का महान्यायवादी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति इन्हें समय समय पर जो भी कार्य सौंपे उसको जो है कि निष्पादित करना, संपादित करना, ये इनका कार्य है। तो जो व्यक्ति इतना काम करेगा उसे उसके बदले वेतन भी तो मिलेगा। वेतन क्या होगा? वेतन इनका वही होगा, दरअसल इसे रिटेनर शब्द कहते हैं, रिटेनर, और ये रिटेनर उतना ही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन होगा वही वेतन भारत के महान्यायवादी का होगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इनके वेतन और भत्तों में इनके पद पर रहते हुए किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लाभकारी परिवर्तन हो चलेगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, सिवाय अगर वित्तीय आपातकाल हो तो। वित्तीय आपातकाल में भारत के सभी प्रमुख अधिकारियों के जो है कि वेतन कम किए जा सकते हैं, सभी के कम किए जा सकते हैं। एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, जो कि टीचर हों, चपरासी हों, बाकी लोगों का भी हो सकता है कि वेतन कट किया जाए। कब? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा हो या उस तरह की स्थिति बन जाए तो। इसका मतलब ये भी है कि इनके वेतन और भत्तों पर संसद में कोई मतदान नहीं किया जा सकता। संसद में मतदान न किए जाने का अर्थ ही यही है कि इनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक और चीज, जब इन्हें वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज का मिल रहा है तो मैंने आपको बताया कि इनके योग्य होने का जो प्रमाण है वो यही होना चाहिए कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्षों की प्रैक्टिस कर चुके हों और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों। ठीक है। एक और चीज इनके बारे में ये जानने योग्य है कि जब भी कभी ये चाहेंगे, अगर भारत सरकार इन्हें नियुक्त करना चाहे जिस भी सदन के लिए, यानी कि भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार के किसी भी सदन में बैठने का, यानी कि संसद के सदन की बात हो रही हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में बैठ के उसकी कार्यवाही देखने, सुनने, अपनी बात रखने और हो सकता है कि कुछ प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। यह अधिकार महान्यायवादी को महान्यायवादी होने के नाते है, लेकिन यह किसी एक ही सदन में काम कर सकता है जिस सदन में भारत सरकार इन्हें नियुक्त करे या जिस सदन में इनको आरक्षित करे कि हाँ आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। अगर लोकसभा में कर रही है तो लोकसभा में, राज्यसभा में कर रहे हैं तो राज्यसभा में। ये वहाँ बैठ के सभी प्रकार की कार्यवाही को देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, इवन कुछ बात हो तो सरकार की तरफ से कह भी सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी वोटिंग की किसी मामले पे तो ये वोटिंग से वंचित होंगे, इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि भारत के संसद के किसी सदन में ये बैठ सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार जब आएगी तो वोट देने से इन्हें वंचित किया जाएगा। एक और चीज, जब ये भारत की संसद में बैठ सकते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा में, तो इन्हें भारत में सांसद होने के नाते, ये सांसद नहीं है लेकिन भारत की संसद में बैठने के नाते जो भी सांसद को मिलने वाली सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की सुविधा इन्हें भी प्रदान की जाएगी, सभी प्रकार की सुविधाओं के भोगी ये भी होंगे। ठीक है। और एक चीज, राइट टू ऑडियंस,
राइट टू ऑडियंस, भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार। ये चाहे अब तो देखिए कोविड के बाद से सभी चीजें डिजिटल हो रखी हैं, तो कहीं भी बैठ के अपनी बात कहने का और हर जगह से इन्हें सुनने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। ठीक है, एक और चीज है, भारत सरकार की संसदीय समिति का, ये पिछली बार आईएएस पीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, पिछले नहीं लास्ट ईयर था, कि भारत सरकार के संसदीय समिति में क्या भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन था आपके आईएएस पीटी का कि भारत के संसदीय समिति में क्या भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। कहने का सेंस ये है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी होने के नाते जो सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई जा रही हैं, उन सभी को भोगते हुए या उन्हें उनका लाभ उठाते हुए ये भारत सरकार के सभी प्रकार के कानूनी निर्णयों का या कानूनी अध्यायों का या उनकी व्याख्या करने के लिए वो उपस्थित होंगे भारत सरकार की ओर से। एक और चीज़, ये भारत सरकार के एकदम परमानेंट कर्मचारी नहीं है, क्योंकि इन प्रसाद पर्यंत है, तो ये कभी भी इनको निकाला जा सकता है। इसका सेंस ये है कि वह अपने पद से संबंधित कार्य करने के लिए तो जब तक पद पे हैं तब तक करेंगे, लेकिन पद से हटने के बाद इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी अधिकार होगा। लेकिन हटने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी, ये भारत सरकार के विपक्ष में पूरे जीवन पर्यंत अपने कहीं भी काम नहीं कर सकते। इवन वो सलाह भी भारत सरकार के विपक्ष में नहीं दे सकते। यह अधिकार भारत के महान्यायवादी को निश्चित रूप से प्राप्त है। कहने का सेंस ये है कि भारत सरकार का जो महाविधि अधिकारी है, महान्यायवादी है, वो भारत के संसद के सभी अधिकार प्राप्त करता है, साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से सभी प्रकार के जिरह कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे किसी और संवैधानिक पोस्ट के लिए, और मैं सोच रहा था कि संवैधानिक पदों के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में एक श्रृंखला शुरू कर दी जाए। इसे हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण पद जो कि संवैधानिक होंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।